दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि शहर से 4 छटे हुए मूर्ख ढूंढकर लाओ। बीरबल चले गए। रात होने पर उन्होंने सड़क पर देखा कि एक आदमी लैंप पोस्ट की रोशनी में बैठा कुछ खोज रहा है। उन्होंने करीब जाकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? मेरा 1 रुपया खो गया, दीवान जी, आदमी ने बताया। कहाँ खोया था? वहां, उस पेड़ के नीचे। तो वहीं क्यों नहीं ढूंढते? अरे दीवान जी, वहां अंधेरा है। ओह, बीरबल समझ गए कि यही मूर्ख नंबर 1 है। वे उसे रुपया देने का लालच देकर अपने साथ ले आए। कुछ दूर ही गए थे कि एक घुड़सवार मिला। वह घोड़े पर बैठा चला आ रहा था। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। बीरबल ने करीब आने पर उससे पूछा, अरे, ये गट्ठर सिर पर क्यों रखा हुआ है? घोड़े पर क्यों नहीं रखते? घोड़ा बेहद कमजोर है, दीवान जी, इसलिए मैंने गट्ठर अपने सिर पर रख लिया है। बड़ी मासूमियत से वह बोला, अब आप ही बताएं, मैं भी घोड़े पर बैठा हूं। मेरा ही वजन यह नहीं संभाल पा रहा है, तो फिर का वजन भी उसी पर रख दूंगा तो इसकी क्या हालत होगी? यह बेचारा तो मर ही जाएगा। बीरबल उस महाअक्लमंद की शक्ल देखते रह गए। तभी उस व्यक्ति ने गटुर जमीन पर फेंक दिया और घोड़े से कूदकर बोला, दीवान साहब, आदाब बजा लाता हूँ। ठीक है, ठीक है, बीरबल ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें नया घोड़ा दे देंगे। बीरबल उन दोनों को लेकर उसी समय बादशाह के पास पहुंचे और उनकी करतूतें बताईं। बादशाह बोले, ठीक है, मगर हमने तो 4 मूर्ख लाने को कहा था। यह तो तुम 2 ही लाए हो, जहांपना। इस समय 2 मूर्ख यहीं मौजूद हैं। बीरबल बोले। बादशाह चौंककर इधर-उधर देखने लगे, मगर वहां उन दोनों के अतिरिक्त कोई और होता तो दिखता। आथ वे उलझन में पड़ गए और बोले, अरे भई बीरबल, कहाँ हैं 2 मूर्ख? और बीरबल बोले, गुस्ताखी मुआफ हो आलीजाह, तीसरा मूर्ख मैं हूँ जो ऐसा वाहियात काम करता फिर रहा हूँ, और चौथे मूर्ख आप हैं जो मुझसे ऐसा काम करवा रहे हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने दोनों मूल को इनाम देकर रुखसत कर दिया। शिक्षा कभी किसी की मूर्खता की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए, स्वयं की भी। बीरबल ने भी स्वयं को मूर्ख बताकर बुद्धिमता दिखाई। एक बार बीरबल की गैरहाजिरी में बादशाह अकबर ने अपने सभासदों से 5 सवाल पूछे। फूल किसका अच्छा? दूध किसका अच्छा? मिठास किसकी अच्छी? पत्ता किसका अच्छा? राजा कौन अच्छा? बादशाह के इन सवालों को सुनकर दरबारियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिए। किसी ने गुलाब तो किसी ने कमल का फूल अच्छा बताया। इसी तरह दूध के लिए भी हुआ। किसी ने गाय का तो किसी ने भैंस का दूध अच्छा बताया। किसी ने केले तो किसी ने नीम आदि के पत्ते को गुणकारी बताया। राजा कौन अच्छा है? इसका सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, बादशाह अकबर अच्छा है। बादशाह को उन लोगों की स्वामी भक्ति पर प्रसन्नता तो हुई, किंतु अपने सवालों का यथोचित उत्तर न पाने से संतोष नहीं हुआ। तभी बीरबल के आने पर वही सवाल बीरबल से पूछे गए। बीरबल ने इस प्रकार उत्तर दिए, कपास का फूल अच्छा होता है जिससे कपड़ा बनता है। दूध अपनी माता का सबसे अच्छा होता है, इसी से शरीर बढ़ता है और पालन पोषण होता है। मिठास वाणी की अच्छी होती है। पत्ता पान का अच्छा होता है, जिसको देने से दुश्मन भी मित्र की तरह अच्छा व्यवहार करता है। राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा से ही बादल पानी बरसाते हैं, जिससे संसार में खेती बाड़ी होती है। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर तथा अन्य दरबारी प्रसन्न हुए। शिक्षा किसी चीज की उपयोग की क्षमता ही उसकी कुंजी है। अपनी सूझ को बढ़ाकर उसका उचित उपयोग आपको हर जगह सराहनीय बनाता है और मुश्किल परिस्थितियों को हल करने में सहायक भी होता है। 3 अकबर कुछ समय से परेशान थे और कोई बादशाह की इस दशा का कारण नहीं जान पा रहा था, जो हमेशा उत्साह व जोश से भरे रहते थे।
उनके राज्य में खुशहाली थी और वह शत्रुओं से भी सुरक्षित था। सभी रंग भेद जाति के व्यक्ति उन्हें चाहते थे। तब भी उनके दिमाग में कुछ तो था जो उन्हें परेशान कर रहा था। अंत में उनकी परेशानी का कारण पता चल गया। वह था उनका प्रतिदिन का भोजन। वह स्वयं ही भोजन की सूची बनाते थे। न तो रसोइये और न ही खानसामा को आरोपित किया जा सकता था। बादशाह का गोश्त और सभी प्रकार के खानों से मन खट्टा हो गया था और इस खास संतुष्टि की कमी उन्हें परेशान कर रही थी। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और खाने की सूची बदलने को कहा। बीरबल ने रसोइये से पूछताछ कर पता लगाया कि काफी समय से बैंगन नहीं बनाए गए हैं। उन्होंने रसोइये को बैंगन लाकर वह प्रयोग करने को कहा। रसोइये ने बैंगन की चटनी, सलाद, सूप और अन्य लजीज व्यंजन बनाकर पेश किए। अकबर ने हर व्यंजन को स्वाद लेकर खाया और बीरबल की खूब प्रशंसा की। अब तो बैंगन का नाश्ता, बैंगन का भोजन बनने लगा, पर कुछ दिन बाद बादशाह फिर उकता गए। अब फिर उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल कुछ और बनवाते, पर उन्होंने सोचा बादशाह कुछ समय बाद फिर उकता जाएंगे। तब वह अकबर के पास गए और बोले, जहां पनाह, कमी भोजन सूची में नहीं है। यह आपके दिमाग में है, जिसकी पसंद नापसंद बदलती रहती है। आप सूची में प्रतिदिन बदलाव लाइए और हर चीज को स्वाद से खाइए। एक बार आपका दिमाग प्रशिक्षित हो जाएगा तो आपको दोबारा ऐसी परेशानी नहीं होगी। शिक्षा हम सब पर विजय पा सकते हैं, पर अपने वहम पर विजय पाना मुश्किल है, लेकिन उसी से ताकत, शांति और आनंद भी मिल सकता है। अपने दिमाग को संतुलित कर हम जीवन के विभिन्न आयामों में संतुलन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 4 एक मंत्री की उदास शक्ल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1 रुपए वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया, जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया, जिससे मुझे पुण्य मिला, जो वहाँ यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपए से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। दोस्तों, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी टून्स को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 5 जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी 2-4 वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे।
अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखें बीरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं इत्यादि। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की, और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की। आखिर ऐसा क्यों? बीरबल ने नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं तो आपका नौकर हूं, बैंगन का नौकर नहीं। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। एक दिन दरबार में खुश होकर उन्होंने बीरबल को कुछ पुरस्कार देने की घोषणा की, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद भी बीरबल को पुरस्कार की प्राप्त नहीं हुई। बीरबल बड़ी ही उलझन में थे कि महाराज को याद दिलाएं तो कैसे। एक दिन महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है? बीरबल ने सोचा महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज, यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा, और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। दोस्तों, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी टून्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही नाई महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और काम करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा काम क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाई कहता है, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफी परेशान हैं। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज, मेरी नजर में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बात सुनाते हैं।
राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चतुर है। इसलिए स्वर्ग में आपके पूर्वजों का हालचाल लेकर वह उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल शहंशाह अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलवाया जाता है। पुरोहित के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं और कुछ समय बिताना चाहता हूं। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफी खुश हैं और मजे में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इसलिए वहां उन्हें एक नाई की जरूरत है। बीरबल कहते हैं, ऐसे में हमें आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्लाह के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सकें। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। ये सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्लाह और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते थे। कहानी से सीख। बीरबल की स्वर्ग की यात्रा कहानी से सीख मिलती है कि सूझबूझ से बड़ी परेशानी का हल आसानी से निकाला जा सकता है। 4 बादशाह अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार की बात है,
बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वो इतने आगे चले गए कि वो अपने दल से छूट गए। उनके साथ बस कुछ ही सैनिक रह गए थे। अब शाम होने को थी और सूरज ढलने वाला था। साथ ही अकबर और उनके साथ के सैनिकों को भूख भी सताने लगी थी। काफी दूर निकल आने पर बादशाह अकबर को यह एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। वहां आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे रास्ते के बारे में पूछा जा सकता था। थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। बादशाह को यह देखकर थोड़ी खुशी हुई कि चलो इनमें से कोई न कोई रास्ता राजधानी तक तो जाता ही होगा। लेकिन सभी इसी उलझन में थे कि किस रास्ते पर चला जाए। तभी सैनिकों की नजर सड़क किनारे खड़े एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वह लड़का बड़ी हैरानी से महाराज के घोड़े और सैनिकों के हथियारों को देख रहा था। सैनिकों ने उस बालक को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, ऐ लड़के, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? यह बात सुनकर वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने शांत भाव से उससे उसकी हंसी का कारण पूछा। लड़के ने जवाब दिया, यह रास्ता चल नहीं सकता है तो यह आगरा कैसे जाएगा? आगरा पहुंचने के लिए तो आपको खुद चलना पड़ेगा। महाराज उस लड़के की सूझबूझ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उस बच्चे का नाम पूछा। लड़के ने जवाब में अपना नाम महेश दास बताया। महाराज ने उसे इनाम में सोने की अंगूठी दी और दरबार में आने का न्योता दिया। इसके बाद बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस रास्ते पर चलने से मैं आगरा पहुंच पाऊंगा? लड़के ने बड़ी ही शालीनता से सही रास्ता बताया और महाराज अपने सैनिकों के साथ आगरा की ओर चल पड़े। यही लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक कहलाया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और सूझबूझ का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी मां का देहांत हुआ था। चूंकि वह बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें मां के दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दुधमुहा था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसिफ था। चूंकि हुसिफ व अकबर ने एक ही स्त्री का दुग्धपान किया था इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। अकबर को भी लगाव था हुसिफ से। समय बीतता रहा। अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसिफ एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसिफ के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा पास न था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसिफ ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसिफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हुसिफ को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसिफ को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसिफ की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हों तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी। बादशाह ने हुसिफ से कहा। तब हुसिफ ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफी है शाही जीवन बिताने को। बादशाह सलामत। आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा।
मेरे लिए यह भी फक्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए हो सकता है मुझे, कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूं कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है, वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसिफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसिफ मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसिफ का मन बहला सके। वह बातूनी न हो, पर जो भी बोले नपातुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए न कि मैं क्या चाहता हूँ? पहले तो बीरबल समझ ही न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसिफ में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोजकर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो, ठीक समझे हो, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हुसिफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसिफ की यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का, और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था। लेकिन हुसिफ तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए, तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो? बीरबल अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है, बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर। इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है, उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हुसिफ को दे दें, मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बीरबल भी एक ही है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल हिंदी टून्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 5 चतुराई और बुद्धि के सही इस्तेमाल के लिए बीरबल के किस्से खूब मशहूर हैं। बादशाह अकबर के ऊपर आई मुसीबतों को बीरबल हमेशा चुटकियों में सुलझा देते थे। सिर्फ असल जिंदगी की परेशानी ही नहीं, बल्कि बादशाह के सपनों की गुत्थियों का जवाब भी बीरबल के पास होता था। ऐसा ही एक किस्सा है बादशाह के अजीब सपने का। आइए आपको सुनाते हैं पूरी कहानी। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए और फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके एक के बाद एक सारे दांत गिरते चले गए और आखिर में सिर्फ एक ही दांत बचा। इस सपने से वह इतने चिंतित हुए कि उन्होंने इसके बारे में सभा में चर्चा करने के बारे में सोचा। अगले दिन सभा में पहुंचते ही अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सपना सुनाया और सभी से राय मांगी। सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी ज्योतिष से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए। बादशाह को भी यह बात सही लगी। अगले दिन उन्होंने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया और अपना सपना सुनाया। इसके बाद सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किया।
फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह, इस सपने का एक ही मतलब निकलता है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की यह बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दिया। उन सभी के जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार हमारे सपने का मतलब क्या होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह था कि आपके सभी रिश्तेदारों में से आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी और आप उन सभी से ज्यादा समय तक जीते रहेंगे। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए। वहां मौजूद सभी मंत्रियों ने सोचा कि बीरबल ने भी ज्योतिषों की ही बात को दोहराया है। इतने में बीरबल ने उन मंत्रियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखा जाना चाहिए। मंत्रियों को इतना कहकर बीरबल सभा से चले गए। कहानी से सीख, किसी भी बात को बोलने का एक सही तरीका होता है। विचलित करने वाली बात को भी सही तरीके से कहा जाए तो उसका बुरा नहीं लगता। इसी वजह से बात को हमेशा सही तरीका और सलीके से रखा जाना चाहिए। एक एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। कहानी से सीख, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दो बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे,
लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की मां बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को छकाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने अपनी बेशकीमती अंगूठी छिपाकर एक सरदार को दे दी और उस बात को गुप्त रखने को कहा। जब बीरबल उनके पास आए तो बादशाह ने उनसे कहा, आज हमारी अंगूठी खो गई है। सुबह तो वह हमारे पास ही थी, शौच जाते वक्त मैंने उतार कर रख दी और जब वापस लौटा तो देखा कि अंगूठी गायब है। मुझे जहां तक यकीन है, किसी बाहरी आदमी की यह करामात नहीं है, क्योंकि किसी की ऐसी हिम्मत नहीं पड़ सकती। मैंने यह सुन रखा है कि तुम ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता हो, इसलिए यह सब बातें तुम्हें बतला दी। अब तुम सोच समझकर चोर का पता लगा दो। बीरबल ने बादशाह से उस स्थान का पता पूछा जहां उन्होंने शौच जाने से पूर्व अंगूठी रखी थी। बादशाह ने एक अलमारी की ओर इशारा किया। बीरबल ने उस अलमारी के पास जाकर उससे कान सटाया। फिर कुछ देर कान लगाकर हटा लेने का स्वांग किया। देखने से यह प्रतीत होता था जैसे वह कोई बात सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देर बाद बीरबल ने बादशाह को संबोधित करके कहा, अलमारी साफ बतलाती है, जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल की बात को जब पास ही बैठे सरदार ने सुना, जिसको बादशाह ने अंगूठी दी थी,
तो घबराकर वह अपना मुंह व दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल से, जो पहले से ही चौकन्ने थे, उस सरदार की हरकत छिपी नहीं रह सकी। फिर फौरन ही उन्होंने सरदार को ले जाकर बादशाह के सम्मुख खड़ा कर दिया और बोले, देखिए आपकी अंगूठी के चोर यही हैं न। बादशाह तो पहले ही से जानते थे। बीरबल की होशियारी से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। 5 लोहार दरबार में बख्तर बनाकर लाया। बादशाह ने पूछा, यह बख्तर कैसा है? मजबूत है, जहां पनाह, लोहार ने निवेदन किया। यह तुम्ही ने बनाया है? जी हां। हम इसकी मजबूती देखना चाहते हैं। अगर यह मजबूत हुआ तो तुम्हें इनाम देंगे, कमजोर हुआ तो दूसरा बनाकर लाना होगा। ऐसा कहकर बादशाह ने वह बख्तर एक पुतले को पहना दिया और तलवार हाथ में लेकर ऐसा वार किया कि बख्तर कट गया। बादशाह बोले, यह तो बड़ा कमजोर है, एक ही वार में कट गया। दूसरा बनाकर लाओ। लोहार चला गया और वह दूसरा बख्तर बनाकर ले आया। बेचारे ने पूरी मेहनत से 7 दिनों में वह बख्तर तैयार किया था। बादशाह के पास लाया तो बादशाह ने उसे भी पुतले को पहनवाया और अपने एक सिपाही से कहा कि पूरी ताकत से वार करो। वह सिपाही भी ताकतवर था। एक ही भरपूर वार में उसने तलवार से वह बख्तर भी काट दिया। लोहार घबरा गया। वह और मजबूत बख्तर नहीं बना सकता था। उसकी मेहनत, पैसा और समय बर्बाद हो गया। बादशाह बोला, बार बार कमजोर और घटिया बख्तर उठा लाते हो, जाओ मजबूत बनाकर लाओ। फिर ऐसा ही लाए तो इनाम तो क्या, सजा मिलेगी। अब तुम जा सकते हो। घबराया हुआ लोहार सीधा बीरबल से मिला और अपनी दर्दभरी कहानी सुना दी। वह बीरबल से बोला, राजा जी, मेरा पैसा, वक्त और मेहनत 2 बार बेकार जा चुकी है। गरीब आदमी हूँ, अब तो सजा भी मिलने की बात आ गई है, जबकि इससे मजबूत बख्तर बन नहीं सकता। पता नहीं कैसे कट जाता है। लड़ाई तक में मेरे बनाए गए बख्तर कारगर साबित हुए हैं। बीरबल जानते थे कि लड़ाई में इस तरह आराम से अपना बख्तर कोई सैनिक नहीं कटवाता जैसे बुत कटवा लेता है, क्योंकि बुत बचाव नहीं कर सकता। बुत पर वार करने वाले को डर नहीं होता है, इसलिए बुत को पहनाया गया बख्तर काटा जा सकता है, भले ही वह मजबूत हो। बीरबल ने लोहार को समझाया, तुम खुद उसे पहनना और जब कोई वार करे तो तुम भी चीख मारकर झपटना। वार करने वाला झिझक जाएगा, वार कमजोर हो जाएगा और बख्तर नहीं कटेगा। लोहार सारी बात समझ गया। उसने ऐसा ही किया। वह बख्तर बनाकर ले गया। उसने बीरबल द्वारा बताई गई तरकीब काम में ली। इस बार बख्तर नहीं कटा। बादशाह ने बख्तर स्वीकार कर दिया और फिर उसे इनाम देते हुए पूछा, यह तरकीब किसने बताई है? उसने बीरबल का नाम बता दिया। बादशाह खुश हो गया। सचमुच बीरबल उनका अनमोल रत्न था। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।